हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम ऑडियंस इस वक्त लाइव है हमारे साथ, और इनके साथ वो उम्मीदवार हैं जो खिताए पीर पंजाल से और अनंतनाग से इस सीट के ऊपर कंटेस्ट करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा। 2-3 अहम तरीन सवाल पूछूंगा। पहला तो ये सवाल है आपसे अहम तरीन के, हालिया ही एक नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने कि पोलिंग जो है वो रिस्केड्यूल की गई है, 7 मई से 25 मई की गई है। किस तरीके से आप ये देखते हैं? मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन को 15-20 दिन पहले ये करना चाहिए था। मौसम के हालात की वजह से उनको मालूम होना चाहिए था कि मार्च और अप्रैल में जम्मू कश्मीर में बारिशों का मौसम होता है, बल्कि इससे पहले भी जो पोलिंग हुए वो भी देर से होने चाहिए थे, तो शायद लोगों को और आसानी होती और कैंडिडेट्स को, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को भी आसानी होती थी। ठंड में और बारिश में उनको घूमना नहीं पड़ता। सर, एक ट्राइबल बड़ी पॉपुलेशन है, चाहे उसमें गुजर बकरवाल है, पहाड़ी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब उन्हें माइग्रेट करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि आपकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके वोट कट सकते हैं? वोट नहीं, इस वक्त कोई जून से पहले जाएगा नहीं, क्योंकि बर्फ कल तक, और क्या मालूम कि कल बारिश हो जाए नीचे और ऊपर फिर बर्फ गिरे। तो बर्फ अभी रोज गिरती है, इस महीने में भी 30 अप्रैल तक भी बर्फ गिर रही है। तो जहां हमारे ढोकों में लोग जाने हैं, ये बर्फ अभी जून तक गिरने, ये पिघलने वाली नहीं है। इसलिए ऊपर वाले भी जो हमारे ढोकों में जाते हैं ट्राइबल लोग, वो इस इलेक्शन के बाद भी 15 दिन बाद जाएंगे। सर, बीजेपी की जमात की जानिब से कोई भी उम्मीदवार नहीं है राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा की सीट के ऊपर। आप करंट सिचुएशन में इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इस पूरी मुहिम को कैसे देखते हैं? इसका जवाब बीजेपी से पूछ लीजिए, मुझे नहीं मालूम। सर, एक अहम तरीन सवाल तो ये भी रहेगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि मुगल रोड खुली है, मैं उसी रास्ते से आई हूँ। वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी क्या मालूम कि वो सुबह खुलती है रोड, 1 घंटे के लिए, शाम को बंद हो जाती। सर, भारतीय जनता पार्टी जो अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है अल्ताफ बुखारी साहब की जमात को, क्या उससे आपको नुकसान हो सकता है या बाकी जमातों को आपको क्या महसूस होता है? मुझे किसी से नुकसान और किसी से फायदा नहीं होता। हमारा अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा। राजौरी पुंछ अनंतनाग के लोग सर क्या चाहते हैं इस बार के इलेक्शन से, और आप से क्या चाहते हैं और आपके उम्मीदवार से क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल में राजौरी पुंछ के लोग मेरे बारे में बहुत जान चुके हैं और जानते भी हैं। जो डेवलपमेंट हमने की दूसरी पार्टीज़ के बारे में भी वो जानते हैं, हमारे 2.5 साल के बारे में भी जानते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि पार्लियामेंट का जो मेरा अनुभव 40 साल का है, वो पूरा अनुभव में अपने जो हमारे उम्मीदवार है, ये अगर जीत के आएंगे, वो पूरा अनुभव हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे कि इस रियासत के लिए, राजौरी पुंछ के लिए या साउथ कश्मीर के लिए जो इसका हिस्सा है, और इस पूरी स्टेट के लिए जब प्रतिनिधि करेंगे तो वो खाली इन 5 डिस्ट्रिक्टों का प्रतिनिधि नहीं करेंगे इनको। मैं जब MP था, मैं चाहे राज्यसभा था, तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता था, पूरी स्टेट की बात करता था। तो इनको भी पूरी स्टेट की जो हमारी समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो उठानी पड़ेगी। और ये एडवोकेट होने के नाते भी, हाई कोर्ट के वकील हैं, उस नाते भी ये जानते हैं कि केस को कैसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी सुप्रीम पॉलिटिकल अदालत है वो है पार्लियामेंट। ये उसमें मुझे पूरा यकीन है कि इसमें ये पैरवी बहुत अच्छी तरह से कर सर, कैंपेनिंग कैसी चल रही है राजौरी पुंछ के अंदर? लोगों का कैसा वेलकम है? अल्लाह का फजल, सब हिंदू और मुसलमानों में बहुत अच्छा जोश है। सर, इंडिया अलायंस को आप कैसे देखते हैं अपने मुकाबले में इस बार? वो कहते हैं कि ABCD टीमों के इल्जामात अलग अलग टीमों पे आयद कर रहे हैं, अलग अलग जमातों पे। आप इस बारी इस पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया अलायंस को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं कोई देखता नहीं, वो जाने और उनका काम। मुझे इतना ही अफसोस है कि हमारी पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिनके साथ हमारी सहारनपुर है, रोज़ 10-15 लोग लीडर भाग जाते हैं। पता नहीं इलेक्शन तक कितने लोग पार्टी में रहेंगे, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता की फिक्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब थे बातचीत करने के लिए। आज़ाद साहब ने जो है वो ब्रेकिंग स्टेटमेंट दिया है कि ये वेलकम करते हैं जो पोल्स डेफर हुए हैं हालिया ही, जो इलेक्शंस के रीस्केड्यूल किया गया है, उसमें आज़ाद साहब वेलकम करते हैं। ये इनका ब्रेकिंग स्टेटमेंट है, और जस्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट इन्होंने अपने यहाँ से जारी कर दिया गया है। और इस वक्त का ब्रेकिंग स्टेटमेंट मियाँ, जिस तरीके से बाकी जमातों के उम्मीदवार हैं, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी हैं, या फिर मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, या फिर
अल्ताफ बुखारी की जमात से मनाज साहब हैं, या फिर कई सारे और अलग अलग उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी ओर इनके उम्मीदवार भी इस वक्त इस रेस में हैं और इनका ब्रेकिंग स्टेटमेंट है कि ये वेलकम करते हैं उस चीज़ को, जो चीज़ के ऊपर उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि जनाब यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस का पोल जो रिस्केड्यूल हुआ है, हम उस चीज़ का वेलकम करते हैं। ये 20 दिन पहले होना चाहिए था। हालांकि मैंने ट्राइबल पॉपुलेशन के हवाले से भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अहम तरीन सवाल तो ये है कि ऐसे हालात के बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों को ही अब डिसाइड करना होगा क्या वो चाहते हैं, क्या वो नेक्स्ट मांगते हैं जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के अंदर। और इस वक्त यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इनकी जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम के साथ लगातार जो है वो मेल मिलाप लगा रहा है। और इनके उम्मीदवार भी हैं, इनके उम्मीदवार भी वहाँ पर हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हम इनसे बात करें 2 मिनट के लिए। आप आएँ सर। गुस्ताखी माफ़, ये आज़ाद साहब की जमात के वो उम्मीदवार हैं जो राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। एडवोकेट साहब के साथ खुसूसी प्रोग्राम होगा। एडवोकेट साहब 1000 से ज़्यादा लोग आपको लाइव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात से। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इंडिया अलायंस के अलग अलग जितने भी लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अवाम उनके साथ है। आप क्या समझते हैं कि अवाम किस दिशा में जा रही है? ये अवाम को ही फैसला करना पड़ेगा। हमारे लीडर ने जो फैसला लिया, अवाम से लाकर एक एवरेज फैमिली से एक आम इंसान को लोगों के सामने रखा। अब लोगों को फैसला करना है कि अगर सियासत के लिए आपको चीफ मिनिस्टर होना ही ज़रूरी है, चीफ मिनिस्टर का बेटा होना ही ज़रूरी है, मिनिस्टर होना ज़रूरी है या मिनिस्टर का बेटा होना ही ज़रूरी है, लोग फैसला करेंगे। जो फैसला हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिया, मैं मानता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी मानेंगे, आपको भी हक है सियासत करने का। मगर अगर आप पे ये लेबल है कि जनाब आप एवरेज फैमिली से हो, आपका दादा परदादा बाप साहब मिनिस्टर MLA नहीं रहे हैं तो आप सियासत नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है ये जिसमें आई आंसर माय क्वेश्चन, ये जो फैसला हमारे लीडर ने लिया, ये कोई आम लीडर, छोटा लीडर नहीं ले सकता सर। ये कोई ऐसा लीडर, बड़ा लीडर ले सकता है जिसके पास विजन हो, जो कौम को कुछ देना चाहता है। सर, मैं क्वेश्चन इज राइट नाउ कि बीजेपी क्लेम करती है, भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि वो जिस पे भी हाथ रखेंगे वो उम्मीदवार जीत जाएगा, कमल का फूल वहीं खिलेगा और वो पार्टी जीत सकती है। तो उस हिसाब से वो जो है वो मनाज साहब को जो है अपनी पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ यू सी द सिचुएशन राइट नाउ ऑन द ग्राउंड, एंड आपको क्या महसूस होता है कि क्या सीरियसली बीजेपी का जो ये क्लेम है ये एग्जिस्ट करता है ग्राउंड में? लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए जनाब, पार्टी का या किसी लीडर का आशीर्वाद नहीं। यहाँ लोग सरकार बनाते हैं, यहाँ लोग लीडर बनाते हैं और आम लोगों के, गरीब लोगों के वोट से कोई MLA या पार्लियामेंट मेंबर बन सकता है। जिसने कहा है वो इसका जवाब खुद दे सकता है। बंद कमरों में कोई सरकार, कोई लीडर नहीं बनते हैं। जब गरीब एक आम नागरिक जब वोट डालता है, उसी वोट से कैंडिडेट भी बनता है, MLA भी बनता है और मंत्री भी बनता है। इलेक्शंस डेफर हुए हैं सर, पोलिंग डेफर हो गई है, लेकिन उन उम्मीदवारों ने चिट्ठियां खत लिखे हैं जो इस रेस में ही नहीं है। जैसे रविंद्र राणा जी हैं, PC से हैं, कई सारी और जमातों के नेता हैं। आप क्या कर आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं जहां इंडिया अलायंस और PDP ये कह रही है कि रास्ता ओपन है, हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, हम कंपेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? मेरी बात आप गौर से सुने। देखिए, मैं उन पार्टीज की तरफ से जवाब नहीं दे सकता सर। जहां तक मेरी बात है, आई वेलकम दिस डिसीजन सर। मैं इस डिसीजन को खुशामदीद करता हूं। आजाद साहब कैसे देखते हैं सर इस सिचुएशन में? मैं अपनी पार्टी की बात रख रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक वोटर का हक होता है कि वो वोट डाले, ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कैंडिडेट का हक होता है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। अगर मुझे लगता है, मैं इसको इस नजरिए कंपेनिंग करने में दिक्कत आ रही है सर? बहुत ज्यादा जनाब। मैं अनंतनाग से यहाँ तक मुझे 3 दिन लगे, अब वापस 3 दिन और लगेंगे, 6 दिन मेरे आने और जाने में लगे। मैं मानता हूं कि इस फैसले से, जो कि लॉजिकल फैसला है, इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जमहूरियत पे भरोसा उठ चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो शायद ही नहीं किया। आप बहुत अच्छे रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, मेरी बात कंप्लीटली सुनिए। इससे जो हमारा कैंडिडेट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना पक्ष लोगों के सामने रख सकता है। मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच हो सकता है कि जो जमहूरियत का गिस्ट है, जो जमहूरियत की जान और रूह है, मैक्सिमम लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सारी, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ही कह रही हैं कि उन्हें दिक्कत नहीं आ रही है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी कह रही है, इंडिया अलायंस कह रही है। डर लग रहा है किस बात का सर? आज आपने राजौरी में देखा हमारे लीडर का किस तरीके से इस्तेकबाल हुआ। इंडिया अलायंस का भी सर जलसा हुआ, हर मजहब से, हर मजहब। एडवोकेट साहब, आपने इंडिया अलायंस का जलसा देखा था? जनाब,
पहले इंडिया अलायंस की, आप मुझे समझ नहीं आता कौन पार्टी किसके साथ है। आज आप महबूबा जी की तारीफें करते हो, सुबह मैं उन पार्टीज की बात कर, आज नहीं, आपकी बात नहीं। आज आप हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी, आपके व्यूअर्स बहुत बढ़ेंगे, मेरी बात सुने। आज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर की तारीफें करते हो, दूसरे दिन आपके उमर साहब बोलते हैं कि जनाब इन्होंने वोट कितने लिए थे। बानहाल की पहली रैली में जब पीएजीडी बना था, मैं आपका मेरी तरफ ध्यान रखें सर, आप ही की तरफ है। पीएजीडी जब बना था तो हमने उस दिन भी कहा था कि जनाब ये कुर्सी की लड़ाई है। आज मुझे खुदारा आप बोले, उमर साहब जिसने एक रैपिस्ट सपोर्टर के खिलाफ धरने दिए थे, वही उमर साहब डोडा किश्तवाड़ में हमारी उस मासूम लड़की जिसके रैपिस्ट सपोर्टर्स की रैलियों में उन्होंने लोगों से वोट मांगे, कहां जाएंगे? कौन सा जवाब ऊपर वाले को देंगे, भगवान को, अल्लाह को? इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? उमर साहब की तरफ कर रहा हूं जनाब। आप चेक करें ना, महबूबा जी की सरकार थी, उमर साहब ने धरने दिए थे कि इसको बाहर निकालो। आज आपने उसी रैपिस्ट सपोर्टर के लिए डोडा किश्तवाड़ में वोट मांगे। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, अपना पक्ष साफ रखें। आपने 70 साल यहां हुकूमत की, अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखें, अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने रखें। आपने क्या किया? मैं जब लोगों के पास जाता हूं, हमारी पार्टी जब जाते हैं, हम पहले अपने लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखते हैं। और मैं ये दावे के साथ और डंके की चोट पे आपके कैमरा पे कहना चाहता हूं कि जो काम हमारे लीडर ने 2.5 साल बराबर नहीं, 2 साल कुछ महीने में किया, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने 60 साल 70 साल में नहीं किया। चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चाहे मैं तहसील की बात करूं, चाहे मैं ब्लॉक्स की बात करूं, चाहे मैं कॉलेजेस की बात करूं, चाहे मैं स्कूल्स की बात करूं, सड़कों की बात करूं। आपका जो ये मुगल रोड जिसमें आपके लीडर साहिबान बोलते हैं हम आते जाते इस रास्ते से, मुफ्ती जी क्लेम करते हैं कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वक्त का नहीं जनाब, इसमें जो रोड बना था वो जीप के लिए बना था। बड़ा रोड हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। और मैं आपके चैनल पे, आपके चैनल कहते हैं कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब के वक्त से। आप जनाब मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी चैनल पे और एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह यहाँ के लोग जो चाहते हैं, हमारे लीडर को चाहते हैं कि वो हमारा वजीर आला हो। अगर इंशाअल्लाह रहमान हमारी सरकार बनती है, ये रोड हमारा 24 घंटे 12 महीने खुला रहेगा। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कहते हैं कि मुगल रोड को लेकर के शेख अब्दुल्ला साहब का नाम ले रहे हैं, वो वहां से वो बोल रहे हैं सिलसिला शुरू हुआ है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के। मैं और एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, किस अलायंस की बात आप करते हैं? किस अलायंस की? आप कैंडिडेट की बात बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कैंडिडेट जो है, आप खुदारा उस पार्टी से पूछो, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स आपके पास हैं। आप अनंतनाग जाते हो, कुलगाम जाते हो, जैनापुरा जाते हो, राजौरी जाते हो, पुंछ जाते हो। आप अपने 3 पार्लियामेंट मेंबर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स की कारकर्दगी लोगों के सामने रखो। 5 साल आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर्स हसनैन मसूदी साहब, फारूक साहब और लोन साहब, अकबर लोन साहब ने क्या किया? आपने उस दिन भी नारे दिए थे कि हम जम्मू कश्मीर की तशक्कुस की बात हिंदुस्तान के ऐवान में करेंगे। जब हमसे वो तशक्कुस छीना गया था, कौन लीडर जम्मू कश्मीर का है? आप लोग ये डिमांड करते हैं सर कि आप कंप्लीट सुनते ही नहीं हो जनाब, सुनो ना मेरी बात। कौन लीडर था जम्मू कश्मीर का जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के बारे में हिंदुस्तान के ऐवान में बात की थी? सिर्फ जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। 5 मिनट का एक वीडियो दिखाएं ये 3 पार्लियामेंट मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसमें फारूक साहब हो, अकबर लोन साहब है और हसनैन मसूदी साहब है। मैं मानूंगा कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी ठीक है। बहुत बेहतर, आपने जवाब दे लिया। मेरा सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमसे हमारा असासा छीना है, हमसे हमारी नौकरियां, जमीनें छीनी है, हम 370-35A की लड़ाई मुसलसल लड़ेंगे। उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मीडिया के अंदर। क्या आप लोग भी ये लड़ाई लड़ेंगे 370-35A की? लड़ाई तब भी लड़ी थी जब हमसे छीना गया था। मैं वही बोल रहा हूं आपको। किसने लड़ाई लड़ी थी? लड़ाई हमने लड़ी थी, आजाद साहब ने। आजाद साहब, हम तो आजाद साहब के सोल्जर्स हैं। हाँ। जब मैं हम बोलूंगा, मैं बोलता हूं हमारी पार्टी, हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार राजशुमारी का भी नारा दिया था, फिर आपको राजशुमारी मिली थी। उसके बाद जब राजशुमारी खत्म हो गई, ऑटोनॉमी का नारा दिया था, ऑटोनॉमी मिली, ऑटोनॉमी भी खत्म। 370 का नारा दिया, 370 भी खत्म। फिर पीएचडी का नारा दिया, पीएचडी भी खत्म। कितना बेवकूफ लोगों को बनाएंगे? मेहरबानी करके उनसे आप पूछें, आपके दादा जान चीफ मिनिस्टर रहे, आपके अब्बा जान चीफ मिनिस्टर रहे, आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे। लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएं और अपनी कारकर्दगी पे वोट लें।
अपनी कारकर्दगी के साथ साथ मैनिफेस्टो भी रखें। हम कारकर्दगी का मैनिफेस्टो क्या है सर? हमारा मैनिफेस्टो है पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं पहले जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिले, उसके बाद यहाँ बेरोजगारों की बात हो, उसके बाद यहाँ जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बात हो, यहाँ के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के लड़कों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को वही अमन वापस मिले जो अमन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में था, जब डबल शिफ्ट हो, ट्रिपल शिफ्ट। क्या ये बात सही है, हकीकत है कि अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद साहब की जमात मिलकर एक स्टेज पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो खबरें चल रही हैं भाई? आप तो इतने रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो जनाब, उसका जवाब तो खुद इन पार्टीज ने दिया। हम किसी के टीम नहीं है, हम लोगों के टीम है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, क्या ये सच है या झूठ है? नहीं, बिल्कुल हम इसको नकार रहे हैं। हम यहाँ के लोगों की टीम है। यहाँ के लोग किसी भी मजहब से उनका वाबस्ता हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, हम उनकी टीम है। चाहे वो हमारा गुजर भाई हो, हमारा पहाड़ी भाई हो, कश्मीरी भाई हो, हम उनके टीम है। अगर टीम्स की बात है, मुझे लगता है आप इस पे सोचें, आपके नाजरीन भी सोचें। अगर टीम की बात है, पहला ए टीम कौन, जो पहले जिसने पहले कोलेशन की है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब है। उसके बाद महबूबा जी, बी टीम, सी टीम अब खुद फैसला ये करेंगे। हम यहाँ लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। नौजवान सर थोड़ा सा चलेंगे, नौजवान क्या चाहते हैं सर? आप राजौरी पूंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से कैंडिडेट हैं गुलाम नबी आजाद की जमात के, आवाम क्या चाहती है, नौजवान क्या चाहते हैं? आप एक जर्नलिस्ट हो, मैं चाहूंगा कि आप अनबायस्ड रहो, लेकिन यहाँ पर नौजवानों की बात नौजवान ही कर सकता है। मेरे बाल जो हैं ग्रे हैं, लेकिन हमारे लीडर अमूमी तकरीरों में कहते हैं आई एम 39, आई एम एंटरिंग इनटू 40, मैं 40 साल का हूं। मुझे पता है कि यहाँ के बेरोजगार लड़के क्या चाहते हैं सर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम है रोज। वो चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार मिले, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ऐसे एवेन्यूज यहाँ पर आए, प्राइवेट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री। हाँ, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के लड़कों को रोजगार मिले। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट कंसेप्ट जो गुलाम नबी आजाद साहब ने लाया, एक बिल्डिंग जिसमें 3-3, 4-4 साल लगते थे, वो हमारे लीडर ने 4-4, 5-5 महीने में उसका इनॉग्रेशन भी किया और उसमें काम। बहुत अच्छा सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपकी फाइट किसके साथ है इस पूरे इलेक्शंस के अंदर? ये लोगों को फैसला करना पड़ेगा। आप किसको देख रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये लोगों को, अगर आम लोग फैसला करते हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा, फिर आम लोगों को आज चाहिए कि आम घर के लड़के को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आम घर के लड़के को पता है बेरोजगारी क्या है, आम घर के लड़के को पता है कि महंगाई क्या है, आम घर के लड़के को पता है कि बिजली फीस जो बढ़ रही है। सवाल तो जहन बड़ी अच्छी बात कही, मैं ये खुद मानता हूँ कि महंगाई खत्म होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जैसे जर्नलिस्ट जो जवान हैं, जो आम घर से आते हैं, वो भी हमें हम बीजेपी से सवाल पूछ पाए, आप ये हमसे एक्सपेक्ट करो और हम वो पूछेंगे भी जब तक वो इक़्तिदार में। सर आप एकदम से जो है वो सियासत में आए, एकदम से आपका एंट्री हुई, जब तक कि मेरे 4 साल के जर्नलिज्म में मैंने देखा सर कि मैंने कभी आपको स्टेज पे, प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक के अंदर उस तरीके से नहीं देखा। जस्ट एकदम से आपने जो है वो सर रिवर्ट किया और आप पॉलिटिक्स में आए। ये जहन में कहाँ से आया सियासत में आने के लिए? क्या मजबूर होकर आए, क्या आपको लाया गया, या आपका मंशूर था कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, या आज़ाद साहब ने आपको लाया? सिंस आप इस पीर पंजाल से आते हो, मैं 4 साल से सियासत में हूँ, मैं इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर हूँ। बट आप ज्यादातर लोगों मतलब मीडिया पे नहीं थे। मैं अपनी जो हमारी पार्टी है उसका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। अमूमी तौर आप मुझे डिबेट्स में देखोगे, चाहे वो हमारा न्यूज़ 18 हो, गुलिस्तान हो, मैं उस पर होता हूँ। हाँ, आपने जो सही बात कही, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा बाप साहब या दादा जान या नाना जान कोई मंत्री नहीं रहे हैं, पब्लिक लाइमलाइट, तो आपके लिए चैलेंज होगा, पब्लिक लाइमलाइट में नहीं थे। मैं यही कहता हूं कि ये जो फैसला हमारे लीडर का है, ये फैसला वही ले सकता है जिसके पास है। वो भी तो आपके लिए चैलेंज होगा। मेरा चैलेंज ये है कि मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। मैं अपने लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जो उन्होंने मुझ में देखा, मैं उस पे खरा उतरूं कि मैं उसी बेबाक तरीके से बात हिंदुस्तान के ऐवान में करूं जिस तरीके से मेरे लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। एडवोकेट साहब का कहना है वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर वुमेन राइट्स, वोट फॉर लैंड राइट्स, वोट फॉर स्टेटहुड, वोट फॉर फार्मर्स, और ये चाहते हैं कि वोट करें उस नेता को जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे पाए। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने मुझे अभी इंटरव्यू दिया, मैं जस्ट गया, मैं बैठा, मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने स्टार्ट कर दिया उनके साथ इंटरव्यू।
और उन्होंने इंटरव्यू दिया। मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया, कोई भी हमारा इंटरव्यू का प्लान नहीं था सच, और मैंने इनको बीच में से पकड़ के ले आया मैंने। तो उस नेता को वोट दें जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे पाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे पाए, जो आवाम की बात जो है वो हुकूमत तक पहुंचा पाए। एडवोकेट साहब बड़े यंग हैं, ऑनेस्ट हैं और डेडिकेटेड हैं। आप लोगों के पास ये रहेगा एक बहुत बड़ा विज़न कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, वो तो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। लेकिन वोट देने से पहले ये सोच लें कि अब की बार जो वोट होना चाहिए वो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, नौकरियों के लिए होना चाहिए, स्कैम्स के खिलाफ होना चाहिए और बेरोजगारी के खिलाफ होना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डेली तस्कीन और आमिर सोहेल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से।